हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 9th क्लास का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। अभी तक हमने इसके 5 लेक्चर कंप्लीट किए हैं, मतलब मैक्सिमम पार्ट हमने इस चैप्टर का कंप्लीट कर दिया है। तो इस चैप्टर को मैं एक माइंड चार्ट की तरह समझाऊंगी कि क्या क्या इस चैप्टर में मैंने पढ़ा है, तो इसको मैं जस्ट रिकॉल करूंगी और किस तरह से आपको एग्जाम में याद रखना है। तो एक मैं चार्ट बना के आपको समझाती हूँ, ठीक है। ये मैं बना रही हूँ एक माइंड चार्ट, ओके, कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा और क्या क्या इसके थोड़े थोड़े इम्पोर्टेंट, क्या इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, वो सब मैं आपको एक माइंड चार्ट से बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि बायो को कैसे पढ़ते हैं, हम डायग्राम से पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने विथ डायग्राम बहुत अच्छे से समझा है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ लिए। अभी 2 सेल ऑर्गेनेल्स अभी हमको पढ़ने बाकी है, लेकिन मैक्सिमम जो भी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स थे वो सब मैंने अपने इस लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। अब मैं थियोरिटिकल किस तरह से इसको एक चार्ट की तरह से इस चैप्टर को समझेंगे, ठीक है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 सेल, ठीक है। तो मैं एक चार्ट इस तरह से, ये मेन फोकस किस पे था मेरा, सेल पे, तो मैंने ये इस तरह से सेल बनाया, ठीक है। ये एक तरह से आपको लर्न करने का तरीका है, किस तरह से हम इस बायो को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ठीक है, किस तरह से याद करेंगे। सेल पढ़ा, ठीक है। अब मैं सेल के अंदर मैंने बेसिक, सबसे पहले सेल की डेफिनेशन क्या बताई थी, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है। सेल को मैंने क्या दिया था, सेल क्या है, हमारे बॉडी की, हमारी बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट है। तो मैंने सेल के बारे में लिख दिया, सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये हो गया हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट है सेल, ये पढ़ा था हमने। देन उसके बाद हम आए थे, हम एक पार्ट हमारा था सेल डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सेल डिस्कवरी पढ़ी थी, मतलब किसने सेल के बारे में डिस्कवरी की थी, ठीक है, क्या किसने सेल को डिस्कवर किया था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट साइंटिस्ट के बारे में, कौन आए थे, रॉबर्ट हुक। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बताऊंगी रॉबर्ट हुक, ठीक है। डिटेल्स में आप मेरे लेक्चर्स, प्रीवियस लेक्चर सारे पढ़ेंगे और उसमें डिटेल्स में जाएंगे। तो सेकंड आए थे हमारे रॉबर्ट ब्राउन। ये एक याद रखने का तरीका है, ये जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, देन जब आप एग्जाम देने जाते हो तब आपको सिर्फ समरी पढ़नी चैप्टर की, मुझे इस चैप्टर में क्या क्या रिवीजन करना है, क्या क्या पढ़ना है। तो आप एक बार रिकॉल कर देंगे कि भाई इस चैप्टर में मैंने बेसिक फंक्शन इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, देन मैंने रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ा जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। देन आए थे रॉबर्ट ब्राउन, उसके बारे में भी आपने पढ़ा था, जिन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, ठीक है ना। ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया, लेकिन मैं जस्ट आपको याद करने के लिए बता रही हूँ कि हमने रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया। थर्ड हमने साइंटिस्ट पढ़ा था शेल्डन एंड श्वान, ठीक है, एंड श्वान। तो ये हमें शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको एक जस्ट याद कैसे करते हैं इसको, किस तरह से मुझे याद रखना है, ठीक है। ये आए थे, इन्होंने सेल थियरी दी थी, है ना, कोई पूछे सेल थियरी किन्होंने दी थी, तो ये शेल्डन एंड श्वान ने आई थी। और लास्ट हमारे आए थे वर्च्यू, ये साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने भी क्या बोला था, सेल इज द, किससे बने होते हैं, सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये भी इनकी सेल थियरी होगी, ओके। तो इस तरह से ये आपको किस तरह से याद रखना है, सेल की हमारे इंट्रोडक्शन लर्न करना है। देन सेल डिस्कवरी में हमने ये चारों साइंटिस्ट ने किस तरह से सेल को डिफाइन किया था, वो सब हम सेल थियरी में बताएंगे। देन हम आए थे सेल ऑर्गेनेल्स, नेक्स्ट पार्ट था हमारा सेल ऑर्गेनेल्स, यही हम पढ़ रहे हैं। मेन टॉपिक ही क्या है हमारे, सेल ऑर्गेनेल्स। क्या क्या ऑर्गेनेल्स हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा था इसके अंदर, सबसे पहले मैंने पढ़ा है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन लिख दिया। सेकंड हमने क्या, हमारा कवर हो गया था सेल वॉल, तो मैंने यहाँ सेल वॉल भी लिख दी, इससे आपको याद भी होता जाएगा और इसी को देखते हो हम डायग्राम भी ड्रॉ कर देंगे। थर्ड पॉइंट हमने आया था साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। एंड फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा था, चलो इसको एक बार मैं एक डायग्राम बना लेती हूँ और स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हम इसको समझते जाएंगे, ठीक है। ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, ये एक माइंड चार्ट है, आपके पूरे चैप्टर का माइंड चार्ट है, ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने इस सेल में क्या बनाई थी, सेल मेम्ब्रेन, ओके। डीप में अगर पॉइंट्स पढ़ने हैं तो आप प्रीवियस वीडियो में जाएंगे, ये सिर्फ मैं आपको जस्ट
मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो बता रही हूँ। इसको मैंने क्या बोला था, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, आउटर मोस्ट कवरिंग, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में आउटर मोस्ट कवरिंग लिख दिया, ठीक है। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट हुआ था। देन हम सेकंड पार्ट हमने सेल का ड्रॉ किया था, सेल वॉल, ठीक है। ये क्या है, सेल वॉल। ये मैंने क्या बताया था, इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ये भी आउटर कवरिंग सेल होती है और सेल को क्या देती है, एक शेप देती है, इट गिव अ डेफिनेट शेप टू सेल। तो ये हो गया हमारा प्लांट सेल, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट, ठीक है। सेकंड भी अपन ने कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। थर्ड आए थे हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में मैंने क्या बताया, स्लाइड सेल के अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, इस तरह से फ्लूइड कंटेंट भरा होता है। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्म, ठीक है। जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं, इसी के अंदर तैरते रहते हैं, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म हमारा कंप्लीट हो गया। फिर फोर्थ पॉइंट मैंने क्या पढ़ाया था इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे सेल का, न्यूक्लियस। नेक्स्ट आएंगे हम न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था आपका, इस तरह से मैंने सेल बनाया था। ये क्या होता है, डबल बाउंडेड लेयर होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। इस लेयर को, ये डबल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो मैंने इसको लिखा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हम डायग्राम भी बनाते जा रहे हैं और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार रिकॉल करते जा रहे हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी और ये क्या था हमारा, न्यूक्लियस, ठीक है। फिर हमने इसके अंदर और भी पढ़ा था कि इसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या लिख दिया कि क्रोमोसोम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। कहाँ से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, ठीक है। तो क्या करते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। देन हम आए थे न्यूक्लियस कंप्लीट होने के बाद हम फिफ्थ सेल ऑर्गेनेल्स हमने पढ़ा था, ER। ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम। वो मैंने किस तरह से आपको अलग से डायग्राम ड्रॉ करके बताया था। इसके अलावा मैं सेल, ये हमारा धीरे धीरे सेल का पूरा डायग्राम कंप्लीट होता जाएगा और हम सेल को डिस्क्राइब, मैंने कैसे बताया था ER को, कि ये न्यूक्लियस से जुड़ी हुई इस तरह से प्लेट लाइक या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ये इस तरह से, है ना। ER बताई थी मैंने। ये भी क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है ER। क्या बताया था मैंने, एक तो बताया था SER और एंड देन दूसरी क्या थी, RER, स्मूथ एंड रफ। जैसे ये तो हो गई रफ, तो इसमें क्या कंटेंट थे, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट थे, राइबोसोम्स प्रेजेंट थे, ठीक है। इसके अंदर लिख देती हूँ मैं राइबोसोम्स, ओके। इसी तरह एक स्मूथ भी मैंने यहाँ पे आपको बना के बताई थी कि ये स्मूथ ER है, ठीक है। इस पे राइबोसोम्स एब्सेंस होते हैं। तो इस तरह से मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी बताया और क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसाइज का काम करती है, ठीक है। तो ये भी अपना कंप्लीट हो गया था, पूरा कंप्लीट। देन अपन आए थे 6 पॉइंट के ऊपर। ER के बाद हमने क्या पढ़ा था, गोल्जी एपरेटस, ओके। ये मैंने यहाँ पे बनाए थे फ्लैट स्ट्रक्चर्स, आपको सेल के अंदर दिखाए थे इस तरह के, और अलग से भी करके बताया था कि एक दूसरे के पैरेलल फ्लैट स्ट्रक्चर हमको सेल के अंदर दिखते हैं, ठीक है। इसमें भी एंजाइम्स भरे होते हैं और ये क्या करते हैं, सेल के अंदर मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ओके। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया था। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम गोल्जी एपरेटस के बाद हमने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट हमने 7 पॉइंट गोल्जी एपरेटस के बाद हमने पढ़ा लाइसोसोम्स। सो लाइसोसोम्स ये अभी हमने जस्ट खत्म किया था कि ये लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। लाइसोसोम्स को भी मैंने यहाँ पे बताया था कि सेक लाइक स्ट्रक्चर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगी लाइसोसोम्स, जिसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स भरे होते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, सेल ये डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है ना। सेल के अंदर जो भी हमारे फूड, जो भी सब्सटेंस होते हैं, अनयूजफुल सब्सटेंस होते हैं, उनका डाइजेशन करते हैं, ठीक है। और ये कभी कभी अपनी खुद की सेल को भी बर्स्ट कर देते हैं, इसलिए इनको सुसाइड बैग भी कहते हैं। तो लाइसोसोम भी हमारा कंप्लीट हो गया था। देन 8 पॉइंट हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये सेल ऑर्गेनेल्स भी हमारा कंप्लीट हो गया था, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने सेल के अंदर ये इस तरह से, ये कैसा होता है, डबल
लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है, फोल्ड। इसी तरह सेल के साइटोप्लाज्म में कहीं कहीं पे हमको इस तरह बिखरे हुए दिखते हैं। ये होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये भी कंप्लीट हो गया था। क्या बोलते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये भी मैंने बताया क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एटीपी के रूप में एनर्जी को स्टोर करके रहते हैं। ठीक है, इट स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, सो इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सारे सेल ऑर्गेनिल्स हमने अभी तक सारे अपने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, देन इसके बाद हम आएंगे 9th एंड 10th हमारा बच्चा है, वो है 9th पढ़ना है हमको प्लास्टिड्स। ओके, प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे हम अभी, और वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसको मैं एक बार यहाँ पे आपको डायग्राम में बताऊंगी, डायग्राम में किस तरह से वैक्यूल्स दिखते हैं। इस तरह से एम्प्टी स्पेस दिखता है। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर, ये डायग्राम में एम्प्टी स्पेस को बोलते हैं वैक्यूल्स। ओके, एंड प्लास्टिड भी कहीं कहीं पे ये सेल के अंदर प्लास्टिड्स भी होते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओनली किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ तक माइटोकॉन्ड्रिया तक मैंने आपको माइंड चार्ट से भी बता दिया है किस तरह से हमको इस चैप्टर को याद करके रखना है, और यहाँ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। और ये दोनों प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स मैं आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके अभी समझाती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सेल ऑर्गेनिल्स को हमने 1 बाय 1 विथ डायग्राम इसको समझा है। ठीक है, एंड देन अभी नेक्स्ट टॉपिक में आपको प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स के बारे में बताऊंगी। एंड लास्ट मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि सेल 2 टाइप्स की होती है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो अब इन सेल ऑर्गेनिल्स को समझने के बाद हमको क्लियरली समझ में आएगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है, वो डिफरेंस भी मैं इसमें आपको बताऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने अभी तक आपको एक माइंड चार्ट से बता दिया है कि क्या क्या हमने माइटोकॉन्ड्रिया तक पूरा कंप्लीट किया है सेल के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डीपली कि किस तरह से सेल में ये वैक्यूल्स दिखते हैं। ठीक है, ये सेल स्ट्रक्चर हम हर डायग्राम में मैं बता रही हूँ। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ठीक, इसके अंदर क्या था, न्यूक्लियस था, सारे सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट है। ओके, इन्हीं सेल ऑर्गेनिल्स में इतनी बड़ी साइज की ये वैक्यूल्स है। इधर भी मैं छोटे छोटे वैक्यूल्स भी बना दूंगी। ठीक है, इस तरह का एम्प्टी स्पेस दिखता है सेल के अंदर। ओके, दिस इज द वैक्यूल्स। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे वैक्यूल्स, सेल के अंदर इस टाइप का एम्प्टी स्पेस। वैक्यूल्स का मीनिंग ही होता है एम्प्टी स्पेस। सो एम्प्टी स्पेस इज प्रेजेंट इन द सेल। ये एम्प्टी स्पेस जो होता है वो प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ही बड़े साइज के होते हैं। तो वैक्यूल्स आर वेरी बिग इन प्लांट सेल्स। ओके, मतलब सेल का 50 से 90 पार्ट जो होता है वो कभी कभी ये कवर करके रखते हैं। सेल के 50 to 90% पार्ट को वैक्यूल्स जो है कवर करके रखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, ये भी एक तरह से एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स होता है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स, ये भी एक मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। ठीक है, और किसके अंदर रहते हैं, साइटोप्लाज्म में इस तरह से हमको दिखते हैं। एंड देन अब ये क्या है, ये भी वैक्यूल्स है, बड़े सेक लाइक स्ट्रक्चर ही होता है ये, जिसके अंदर कुछ भी फ्लूइड या सॉलिड कंटेंट प्रेजेंट होते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे वैक्यूल्स आर स्टोरेज सेक। ठीक है, मतलब इन वैक्यूल्स के अंदर कुछ ना कुछ स्टोरेज रहता है, मीन्स कुछ फूड है, कुछ न्यूट्रिएंट्स है, एमिनो एसिड्स है, वो सब क्या रहते हैं इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में। तो वैक्यूल्स आर स्टोरेज सेक फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट। इस स्टोरेज सेक में क्या होते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट होते हैं। ओके, क्लियर सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट मैंने बताया कि वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल। एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं और ये टेम्परेरी रहते हैं, मतलब अगर ज़रूरत होती है तो ये बनते हैं, नहीं तो इसमें एब्सेंट होते हैं, या फिर कभी कभी बहुत ही स्मॉल साइज के हमको दिखते हैं। कहाँ पे, एनिमल सेल्स के। ये अभी हम बाद में डिफरेंस भी पढ़ेंगे लास्ट में, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है और उसको कंपेरिजन करेंगे। तो थर्ड पॉइंट हमारा हो गया वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड देन वेरी लार्ज एंड परमानेंट प्लांट सेल। अभी मैंने बताया कि प्लांट सेल में इस तरह के बड़े साइज के वैक्यूल्स दिखते हैं, मतलब एक एम्प्टी स्पेस दिखता है और जो सेल के 50 से लेकर 90% पार्ट को कवर कर देता है। सो इट इज अ परमानेंट,
परमानेंट रहते हैं और प्लांट सेल के अंदर बहुत ही लार्ज स्केल पे ये वैक्यूल्स होते हैं। ओके, तो हमारा फोर्थ पॉइंट भी कंप्लीट, वेरी लार्ज एंड परमानेंट इन प्लांट सेल। देन इसके ये तो हमारा हो गया, स्ट्रक्चर बता दिया हमने कि कैसे होते हैं, और डिफरेंस भी बता दिया कि प्लांट सेल में कैसे रहते हैं और एनिमल सेल में कैसे रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम इसके फंक्शन पे, मीन्स अब ये वैक्यूल्स काम क्या करते हैं। इतना जब सेल के आधे पार्ट को ये कवर करके रख रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसका फंक्शन भी होगा। तो देन इसका फंक्शन है, इट प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल। अब ये क्या करते हैं, एक तो टर्जिडिटी मीन्स कोई भी चीज़, जैसे कोई चीज़ हमको फूली हुई दिखती है, ठीक है, ये मतलब सेल के अंदर इस तरह से फूले हुए रहते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं टर्जिडिटी ऑफ द सेल। एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल, रिजिडिटी ऑफ द सेल मीन्स ये क्या करते हैं, सेल के शेप को बना के रखते हैं, ठीक है, मतलब शेप को बनाए रखते हैं। रिजिड मतलब हार्ड भी बोल सकते हैं हम इसको, या फिर अपने सेल के शेप को उसी फॉर्म में बना के रखते हैं। तो इसका एक पॉइंट और लिखेंगे, इट प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल। देन नेक्स्ट हमने लिखा है, दे हेल्प इन द स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ वेरियस सब्सटेंस। अब क्या करते हैं ये, इनके अंदर मैंने बताया कि क्या क्या स्टोरेज रहते हैं, इसके अंदर एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन भी रहते हैं और अलग अलग फूड न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर रहते हैं जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में काम आते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जिनको ये सेल से डिस्पोज करने का काम भी करता है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि ये स्टोरेज और डिस्पोजल ऑफ स्टोरेज करके रखते हैं यूजफुल मटेरियल का और डिस्पोजल करते हैं हार्मफुल मटेरियल का। ओके, तो ये हमारे वैक्यूल्स में हम 6 पॉइंट इसको कवर करेंगे कि वैक्यूल्स किस तरह की होती है, और ये मेन हमारे कब काम आएंगे, हम जब प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस हमको वैक्यूल्स में से मिलेंगे कि कहाँ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा एक सेल ऑर्गेनिज्म वैक्यूल्स कंप्लीट हो गया है। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी जस्ट कौन सा टॉपिक क्लियर किया है, हमने वैक्यूल्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनिल्स पे जाएंगे हम। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनिल्स है हमारा प्लास्टिड्स। ये भी एक तरह का सेल ऑर्गेनिल्स है। क्या है ये? प्लास्टिड्स। ये प्लास्टिड्स जो होते हैं वो ओनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लांट सेल में। तो इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल। तो हम फर्स्ट इसका टॉपिक जो रहेगा वो होगा हमारा प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन अ प्लांट सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड? प्लांट सेल में। डायग्राम की तरफ आएंगे हम कि किस कहाँ पे हमको ये प्लास्टिड्स दिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक डायग्राम है जो मैंने हर सेल ऑर्गेनिल्स में आपको ड्रॉ करके बताया था, जिसमें मैंने सारे सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। प्लास्टिड्स हमको ये कहीं कहीं पे ये छोटे छोटे इस तरह का स्ट्रक्चर हमको सेल के अंदर दिखता है, वो होते हैं हमारे प्लास्टिड्स, ठीक है। ये क्या होते हैं? हमारे प्लास्टिड्स। अब सेकेंड पॉइंट ये लिखेंगे कि सेल क्या होती है? 2 टाइप्स की होती है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लास्टिड्स, फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि प्लास्टिड्स ओनली प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल। अगर प्लांट सेल में प्रेजेंट है तो एनिमल सेल में क्या होंगे? ये एब्सेंट होंगे, ठीक है। तो ये धीरे धीरे हम ये डिफरेंस भी पता चल रहा है हमको, जैसे जैसे सेल ऑर्गेनिल्स पढ़ते जा रहे हैं तो हमको डिफरेंस भी पता चलता जा रहा है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट हम इसका लिखेंगे प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन अ एनिमल सेल, ठीक है। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब प्लास्टिड्स क्या होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। प्लास्टिड्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें प्लास्टिड्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब जैसे नाम से ही हम समझेंगे क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट होते हैं कलर्ड जो कलरफुल होते हैं, ठीक है, जिनमें कोई कलरफुल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे मैंने क्या लिखा? क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो कलर्ड, एंड ल्यूकोप्लास्ट होता है कलरलेस, ठीक है। ये कौन से होते हैं? कलरलेस प्लास्टिड, जिसमें कोई भी कलर या कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो होते हैं हमारे ल्यूकोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर भी बताऊंगी और कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको बताऊंगी। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं उसमें येलो कलर के या ऑरेंज कलर के या ग्रीन कलर के पिगमेंट हमको दिखते हैं, ठीक है, सेल के अंदर। अब ये क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं? इसके अंदर क्लोरोफिल करके एक पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल, आई थिंक आपने ये वर्ड 6th क्लास से सुनते आ रहे हैं, 5th क्लास से सुनते आ रहे हैं। ये वर्ड आपने कहाँ सुना है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? एक लीफ देखिए आपने, लीफ के अंदर क्या होता है? ग्रीन कलर का एक पिगमेंट दिखता है आपको, है ना। लीफ ग्रीन किस लिए होती है? लीफ ग्रीन इसीलिए होती है क्योंकि उसके अंदर ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल
पिगमेंट कहाँ होता है, लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके कारण लीफ क्या करती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी आप 6th क्लास 5th क्लास 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हम इसको बोल सकते हैं प्लांट मेक देयर ओन फूड, है ना, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर एंड क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो ये क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। तो हमने एक पॉइंट लिखा है, या फिर क्रोमोप्लास्ट का इसको फंक्शन बोलेंगे कि क्लोरोफिल आर इम्पोर्टेंट इन अ फोटोसिंथेसिस। किस में इम्पोर्टेंट होता है ये, फोटोसिंथेसिस के अंदर। अब मैं क्लोरोफिल का एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, कैसा दिखता है हमको। ठीक है, जब हम माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं तो लीफ के अंदर हमको क्या दिखता है, ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर जो दिखता है, इस स्ट्रक्चर के अंदर ये भी क्या होता है, मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, क्या क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, मैं किसका स्ट्रक्चर बना रही हूँ यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड भरा होता है। ठीक है, कोई भी फ्लूइड सब्सटेंस फिलअप होता है। जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया का पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट में भी एक फ्लूइड सब्सटेंस भरा होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रोमा। आपको 9th क्लास में आपको जो स्टडी बताइए वो सिर्फ यहीं तक आपको पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो मैं आपको एक जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कैसा दिखता है, तो मैं आपको बताती हूँ। क्लोरोप्लास्ट में एक लिक्विड सब्सटेंस भरा होता है जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। इस स्ट्रोमा में प्लेट लाइक या डिस्क लाइक इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, ये इस तरह के आपको स्ट्रक्चर दिखेंगे, ये। ठीक है, इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं थैलेकॉइड्स। क्या बोलते हैं, थैलेकॉइड्स। ठीक है, तो ये कि मैंने स्ट्रक्चर बता दिया प्लास्टिड में आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। ठीक है, तो ये हमको जो सेल के अंदर दिख रहे हैं वो क्या है, क्रोमोप्लास्ट है। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स है। 2 टाइप्स के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स क्या होता है, कलर्ड प्लास्टिड, जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। और क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सेकंड हमारा है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मीन्स क्या होता है, कलरलेस प्लास्टिड, मतलब जिसमें कोई भी कलर नहीं होता। अब कलर नहीं होता है लेकिन फिर भी इसका कोई ना कोई फंक्शन तो होगा, सेल के अंदर कुछ ना कुछ तो उनका भी रोल होगा। तो उनका क्या रोल है, हमने लास्ट पॉइंट लिखा है इसके अंदर प्लास्टिड्स के अंदर, और हमारा लास्ट सेल ऑर्गेनेल से है। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। ल्यूकोप्लास्ट में क्या स्टोर रहते हैं, स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। ठीक है, इसका क्या फंक्शन है, ये क्या स्टोरेज करके रखता है, स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को स्टोर करके रखता है। और क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोफिल पिगमेंट को कंटेन करके रखता है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको आई थिंक प्लास्टिड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरह से आपको प्लास्टिड को एक क्लोरोप्लास्ट का एक अलग से डायग्राम बता के भी आप एग्जाम में बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, एक लिक्विड सब्सटेंस भरा होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं थैलेकॉइड्स। ओके, तो हम एक बार रिकॉल करेंगे कि प्लास्टिड्स क्या होते हैं। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन अ प्लांट सेल और एब्सेंट इन अ एनिमल सेल। एंड प्लास्टिड्स आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, एंड क्रोमोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस। और प्लास्टिड्स का एक पॉइंट और रह गया हमारा, प्लास्टिड हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम। प्लास्टिड्स के पास भी अपना खुद का राइबोसोम्स और डीएनए होता है। ये हमने एक और, अगर आपको याद हो तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना खुद का राइबोसोम एंड डीएनए होता है। तो प्लास्टिड्स का भी डीएनए और राइबोसोम उसके पास होता है। तो हमने ये 4 पॉइंट्स लिखे हैं
जिसमें थर्ड पॉइंट क्या आ गया है, ऑन डीएनए प्लास्टिड्स है ऑन डीएनए एंड राइबोसोम, दे आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। इसके बाद हमने इन दोनों के फंक्शंस पढ़ लिए हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोफिल कंटेन करके रखता है और जो फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ये स्टार्च, ऑयल्स और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को स्टोर करके रखता है। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए। सारे सेल ऑर्गेनेल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट पॉइंट हम आएंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा पूरा चैप्टर फिनिश होता है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने सारे सेल ऑर्गेनेल्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारा सेल का डायग्राम है, इसके अंदर हमने सारे सेल ऑर्गेनेल्स कंप्लीट कर लिए हैं। वैक्यूल्स लास्ट एंड वैक्यूल्स एंड प्लास्टिड्स भी हमारा कंप्लीट हो गया है। देन इसके बाद लास्ट पॉइंट, इस चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। तो हमने अभी तक सेल ऑर्गेनेल्स में क्या क्या देखा और वहीं से मैं डिफरेंस लेके आऊँगी और आपको भी समझ में आ जाएगा और आपको आ भी गया होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था प्लांट सेल में। मैंने ये सेल बनाई है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने सेल मेम्ब्रेन भी बनाई है और सेल वॉल भी बनाई है, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या हो गई, ये क्या है, एक प्लांट सेल बनाई है क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। तो प्लांट सेल में क्या है सेल वॉल। प्लांट सेल का अगर ये डायग्राम जो बनाया है वो है हमारा प्लांट सेल का डायग्राम। क्यों है, क्योंकि इसमें मैंने सेल वॉल बनाई है। तो सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, ठीक है। जब आप एनिमल सेल और प्लांट सेल का डायग्राम बनाएंगे तो उसके अंदर इस सेल वॉल को नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये हमको नहीं बनाना है क्योंकि अगर ये बनाएंगे तो ये क्या हो गई, प्लांट सेल हो गई। तो हमारा सेल वॉल का फर्स्ट है सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। ये और सेकंड पॉइंट हमने वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। ये लार्ज टाइप के वैक्यूल्स मैंने इसके अंदर ड्रॉ किए। इसका मतलब प्लांट सेल के अंदर ही लार्ज टाइप के वैक्यूल्स होते हैं। तो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है वैक्यूल्स आर लार्ज एंड परमानेंट। जो प्लांट सेल्स होती है उसके अंदर वैक्यूल्स क्या होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं और मैंने बताया था आपको कि 50 से 90% पार्ट सेल का ये कवर कर लेते हैं। और एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं और टेम्परेरी होते हैं। ओके, तो सेकंड पॉइंट्स भी हमने सेल ऑर्गेनेल्स से ले लिया है। एंड देन थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था प्लास्टिड्स के बारे में। क्या पढ़ा था कि प्लास्टिड्स कहाँ प्रेजेंट हो, प्लास्टिड्स क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं और उसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कहाँ होता है, ओनली किस में होता है, प्लांट सेल में होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल कंटेंट होता है जिसके कारण ग्रीन प्लांट्स अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। इसलिए क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड जो होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड टू मेक देयर ओन फूड। और इसके विपरीत या फिर हम देख सकते हैं एनिमल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं या फिर प्लास्टिड्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो ये 3 मेन पॉइंट्स मैंने सारे सेल ऑर्गेनेल्स से लिए हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में लिखेंगे एंड देन एनिमल सेल को और प्लांट सेल को ड्रॉ कर देंगे। और इसके अंदर एनिमल सेल के अंदर सब क्या क्या नहीं बनाएंगे हम, इसके अंदर हम ये प्लास्टिड्स को ड्रॉ नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं। और वैक्यूल्स जो है बहुत स्मॉल साइज में बताएंगे और उसमें लार्ज साइज में बताएंगे। तो इस तरह से हमको प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस भी पता चल गया। और फ्रेंड्स यहीं पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। तो हमारा 9th क्लास का 5th चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आप प्लीज़ मेरे सारे वीडियोस 6 वीडियोस मैंने इसको अलग अलग डिवाइड करके इसके बनाए और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।